हॅलो मित्रांनो, सर्वात आधी मी तुम्हा सगळ्यांना एक छोटीशी विनंती करू इच्छिते, की व्हिडिओ पाहिल्यानंतर कृपया माझ्या चॅनेलला नक्की सबस्क्राईब करा. हे व्हिडिओ बनवण्यासाठी मी खूप मेहनत घेते आणि याच माध्यमातून मी माझा खर्च चालवते. जे कोणी माझ्या चॅनेलला सबस्क्राईब करतील, त्यांच्यासाठी मी मनापासून प्रार्थना करते, की त्यांचे आयुष्य खूप सुंदर, समृद्ध, आनंदी आणि सुखी होवो. प्लीज, प्लीज माझ्या चॅनेलला नक्की सबस्क्राईब करा. वो मम्मी ने कहा है कि मैं आपके ही कमरे में सो जाऊं। घर में मेहमान बहुत ज्यादा हैं और जगह नहीं है सोने की। अनुष्का डरते डरते वेदांत के कमरे कर बोली। जाहिल अड़की किसी के कमरे में आने से पहले नॉक करते हैं। किसी ने तमीज नहीं सिखाई क्या? वो जल्दी से अपनी शर्ट पहनते हुए बोला था। वेदांत और अनुष्का का उन महीने पहले ही विवाह हुआ था, लेकिन विदाई नहीं। वेदांत इस शादी से बिल्कुल भी खुश ना था। वो किसी और से प्यार करता था। वहां नीचे सोना, बेड पर मैं सोता हूँ। आधी रात को भीषण तूफानी बारिश और बादलों के गरजने के खौफ से अनुष्का डर के मारे वेदांत के साथ जाकर चिपक गई। मगर जब वेदांत की आंख खुली तो पहली बार वो उसे बहुत करीब से देख रहा था। वो उसके रूप का दीवाना हो गया। वेदांत अनुष्का की गर्म सांसें महसूस करता हुआ उसके ऊपर हावी होता गया। अनुष्का चीखी, शोर मत करो, पागल लड़की पति हूं। तुम्हारा चुप सुबह भी पूरी तरह भी नहीं हुई थी। पूरब की तरफ से हल्की सुनहरी रोशनी पर्दों की झिर्रियों से फिसलती हुई फर्श पर बिखर रही थी। आंगन में माली पाइप से पानी दे रहा था। गीली मिट्टी की खुशबू खुली खिड़की से अंदर आ रही थी। कमरे में हल्की सी चंदन की महक थी, जो देव की बेगम हर सुबह पूजा के बाद जलाया करती थी। वेदांत सिंह आइसे के सामने टाई सीधी करके निकला तो उसके कदम खुद माँ के कमरे की ओर मुड़ गए थे, जो कि उसका रोज का रूटीन था। यह उसकी आदत में शामिल था। ऑफिस जाने से पहले एक दफा अपनी माँ को प्रणाम जरूर करता था और उनका आशीर्वाद लेता था। दरवाजा आहिस्ता से खोला। अंदर मध्यम सी रोशनी थी। देवकी जी बिस्तर के किनारे बैठी थी। हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसी हुई थी। नजरें सामने दीवार पर थी, जैसे किसी अनदेखे हिसाब में गुम हो। अंदर दाखिल होते उसने धीरे से माँ को प्रणाम किया। प्रणाम माँ, और उनके करीब बैठ गया। इरादा सिर्फ प्रणाम और आशीर्वाद लेकर जाने का था, लेकिन उनको परेशान देखकर वो उनके पास ही बैठ गया था। खुश रहो, जवाब आया, मगर जवाब में वह जानी पहचानी गर्मजोशी नहीं थी। वेदांत ने उनके चेहरे को गौर से देखा। आंखों के नीचे हल्के साए और होठों पर दबी हुई थकान मौजूद थी। उसने आगे बढ़कर उनका हाथ थाम लिया। क्या बात है मम्मा? इतनी खामोश क्यों है? किसी ने कुछ कहा है क्या? कोई बात हुई है क्या? देवकी जी की आंखों में एक लम्हे को चमक आई। वो उसे देखते हुए गर्व भरे लहजे में बोली, किसी की मजाल है जो मुझे कुछ कह सके। मैं वेदांत सिंह की माँ हूँ। कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता मुझे। वेदांत के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, मगर फौरन गंभीर हो गया। तो फिर ये उदासी किस बात की है? आप जानती हैं ना, मुझे आपका यूं उदास रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। आप हमेशा हंसती मुस्कुराती हुक्म देती अच्छी लगती हैं। उसकी बात सुनकर देवकी जी ने गहरी सांस ली और बड़ी नरमी से बोली, कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं वेदांत, कि इंसान सिवाय परेशान होने के और कुछ नहीं कर पाता। दरअसल तुम्हारी सुमित्रा आंटी का फोन आया था। अनुष्का के लिए बहुत परेशान है। दो मंगनियां टूट चुकी हैं। उसकी खानदान भर में बातें हो रही हैं। लोग तरह तरह के सवाल करते हैं। उन्होंने नजरें झुका ली। इतनी सी उम्र में इतने बड़े झटके, ना बाप का साया, ना भाई का सहारा। बस अपनी माँ के साथ तन्हा जिंदगी गुजार रही है, और उसमें भी लोग बिना वजह की बातें करके दोनों माँ को तंग कर रहे हैं। उसकी माँ को कह रहे हैं कि तुम्हारी बेटी में ही कोई खराबी थी, तभी रिश्ते से इनकार हुआ। अब कोई ये नहीं समझ रहा कि उन दोनों रिश्तों ने पैसों की वजह से इनकार किया है। वेदांत ने धीरे से बोला, कंधे उचाकाए और उन्हें देखते हुए धीरे से बोला, मम्मा वो सिर्फ 20 साल की है। अगर मंगनी टूट गई है तो क्या कयामत आ गई दोबारा हो जाएगी?
इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप बिना वजह ज्यादा सोच रही हैं। इतना स्ट्रेस ना लिया करें, और वैसे भी ये आपके सोचने की बातें नहीं। सुमित्रा आंटी खुद अपनी बेटी का ध्यान रख सकती हैं और उसकी फिक्र भी कर सकती हैं। आप सिर्फ मेरे बारे में सोचा करें। मैं आपकी औलाद हूँ। किसी और की औलाद को लेकर इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं आपको। देवकी जी ने उसकी ओर गौर से देखा। बात तुम नहीं समझोगे। लड़की की जिंदगी में 2 बार रिश्ता टूटना कोई मजाक नहीं होता। लोग इल्जाम लगाते हैं, ऐब ढूंढते हैं, और यह कोई मामूली बात नहीं होती। वो बेशक मेरे दोस्त की बेटी है, लेकिन मेरे लिए औलाद से बढ़कर है। भाभी बनाकर लाई थी सुमित्रा को, लेकिन भाई भी आधे सफर में ही उसका साथ छोड़कर इस दुनिया से चल बसा। एक निशानी छोड़ देता, वो भी ना छोड़ी, बेचारी अकेली रह गई। वो तो अच्छा हुआ, उसके लिए दोबारा से एक अच्छा रिश्ता आ गया और उसकी शादी हो गई। लेकिन बेचारी बदनसीब सुमित्रा दूसरा पति भी दुनिया से चल बसा। लेकिन इस बार गोद में छोटी सी अनुष्का दे गया था, और अब औलाद का गम उसे और भी निढाल कर रहा है। वेदांत ने बेसब्री से घड़ी देखी। लोगों का काम है कहना हम क्या सोचे। आप सुमित्रा आंटी को भी यही समझाया करें। देवकी जी ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया और उसे देखते हुए बोली, मैं तुम्हें एक बात बताऊं वेदांत, उसका नसीब बहुत अच्छा है। वो बहुत भाग्यशाली है। उनकी बात पर वेदांत ने सर हिलाया है, मगर दिल में हल्की सी बेचैनी उतर आई। अचानक उसकी माँ का रवैया बदल जाना उसके लिए हैरान कर देने के बराबर था। देवकी जी उसे देखते हुए बोली, 6 महीने पहले तुमसे पूछे बिना मैंने तुम्हारी बात उसे पक्की कर दी थी। अपनी दोस्त को जुबान दे दी है। उनकी बात में, उनकी आवाज में दृढ़ता भी थी और कुछ डर भी। और तुम देख रहे हो ना, जब से वह तुम्हारी किस्मत में आई है, तुम्हारा कारोबार कहाँ से कहाँ पहुंच गया। मुझे यकीन है वह तुम्हारे लिए भाग्यशाली है। वेदांत जैसे कुर्सी से उछल पड़ा। मम्मा, ये आप क्या कह रही हैं? उसकी आवाज में दबे हुए गुस्से की झलक थी। मेरे बिना पूछिए आपने कैसे फैसला कर लिया? देवकी जी भी सीधी होकर बैठ गई। मैं तुम्हारी माँ हूँ वेदांत, तुम्हारे भले के लिए सोचा है। उसने गहरी सांस ली, हाथ बालों में फेरा। वो मुझसे पूरे 3 साल छोटी है, और मैं किसी और को पसंद करता हूँ। कमरे की फिजा जैसे एकदम मौन हो गई। बाहर से पानी के छींटों की आवाज आ रही थी। देवकी जी के चेहरे पर सख्ती आ गई। तुम्हारी नजर में माँ की कोई अहमियत नहीं वेदांत। वेदांत फौरन पलटा, ऐसी बात नहीं है मम्मा, आपकी बहुत अहमियत है। लेकिन यह फैसला, यह मैं नहीं मानूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। उसके लहजे में पहली बार जिद थी। उसने एक लम्हे को माँ की आंखों में देखा, जैसे माफी भी मांग रहा हो और ऐलान भी कर रहा हो। फिर मुड़कर दरवाजे की ओर बढ़ गया। वेदांत, ठहर जाओ। देवकी जी की आवाज पीछे से आई, मगर वो रुका नहीं। दरवाजा आहिस्ता से बंद हुआ। कमरे में खामोशी पसर गई थी। देवकी जी ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली। उंगलियां अब भी एक दूसरे में उलझी हुई थी। बाहर सूरज पूरी तरह निकल आया था, मगर उनके चेहरे पर रोशनी नहीं पड़ रही थी। दूसरी तरफ 2 कमरों के एक सादे से मकान में सुबह हमेशा जरा जल्दी उतर आती थी। आंगन में बिछी हुई पुरानी सी दरी अभी तक नम थी। सुमित्रा जी ने कुछ देर पहले ही उस पर पानी का छिड़काव किया था, ताकि धूल ना उड़े। रसोई से उबलती हुई चाय की खुशबू आ रही थी, और साथ ही प्रेशर कुकर की सीटी ने खामोशी को तोड़ कर रख दिया था। दीवारों पर हल्की सी सीलन के निशान थे, जिन्हें सफेदी चूने ने पूरी तरह छुपाया नहीं था। सुमित्रा जी ने आहिस्ता से अनुष्का के कमरे का दरवाजा खोला। कमरा छोटा था, मगर सलीके से सजा हुआ था। एक तरफ वो लकड़ी की अलमारी और दूसरी तरफ स्टी टेबल थी, जिस पर किताबों ढेर और रंगीन मार्कर बिखरे हुए थे। आईने के सामने खड़ी अनुष्का अपने दुपट्टे की प्लेट्स ठीक कर रही थी। उसके बाल एक आम सी चोटी में बंधे थे, और चेहरे पर हल्की सी घबराहट थी, जैसे हर रोज की जल्दी हो। एक काम करो अनुष्का, सुमित्रा ने सीधे मुद्दे की बात छेड़ी। यह कपड़े बदलो और अपनी देवकी आंटी के घर चली जाओ, और हाँ, रात को वहीं रुक जाना। अनुष्का ने चौंक कर आईने में माँ की ओर देखा। लेकिन क्यों मम्मा,
मैं वहां क्यों जाऊं? आपको पता थे ना कॉलेज में अभी छुट्टी नहीं हो रहा है, पेपर सिर पर है, अभी छुट्टी नहीं कर सकती। वो मुड़ी दुपट्टा कंधे पर डालते हुए बोली और आंटी की तबीयत पर डालते हुए बोली, और आंटी की तबीयत भी ठीक नहीं है। कल रात ही तो बात हुई थी। अनुष्का ने आगे हिचकिचाते हुए अगला जुमला कहा, और मुझे लगता है वेदांत भाई मेरा वहां होना पसंद नहीं करते तो बेहतर है कि मैं ना जाऊं, खामोश हो जाओ। अनुष्का सुमित्रा जी की आवाज एकदम तेज हुई। वेदांत तुम्हारा भाई नहीं है, सिर्फ नाम लिया करो आइंदा से। अनुष्का सहम गई। मामा मैं तो बस कुछ नहीं। सुमित्रा ने आगे बढ़कर उसके हाथ से किताब लेकर मेज पर रख दी। वहां जाकर जरा उसके आगे पीछे घूमना, उसके सारे काम अपने हाथों से करना। समझी अनुष्का के चेहरे पर उलझन साफ थी। लेकिन क्यों मम्मा, वो मेरे लिए गैर मर्द है, मैं ऐसा क्यों करूं? आप मुझे क्या समझा रही हैं? सुमित्रा के चेहरे पर झुंझलाहट अब खुलकर नजर आने लगी थी। तुम्हें क्या हो गया है अनुष्का? शादी नहीं करनी क्या उसे? 2 मंगनियां टूट चुकी हैं तुम्हारी, कोई मामूली बात नहीं है। यह लोग क्या क्या कहते हैं तुम्हारे बारे में, अंदाजा भी है तुम्हें? अनुष्का की आंखों में नमी उतर आई, मगर लहजा मजबूत था। 2 मंगनियां टूटी हैं, 2 शादियां नहीं, और इसमें मेरा क्या कसूर था? शादी भगवान के हाथ में है, जब होनी होगी हो जाएगी। मैं किसी मर्द के आगे पीछे नहीं घूम सकती। मम्मा मेरी अपनी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। उसकी बात सुनकर सुमित्रा जी बुरी तरह चिढ़कर बोली, अगर अब वेदांत ने तुमसे शादी नहीं की ना, तो तुम्हारी कहीं भी शादी नहीं होगी। सुमित्रा जी ने उंगली उठाकर कहा, और तुम जानती हो, सुमित्रा कहती है तुम्हें समझाओ कि जरा अपनी अदाएं दिखाए उसे खुश रखो, मर्द ऐसे ही मानते हैं। अनुष्का एक कदम पीछे हट गई। ये आप क्या कह रही हैं? मैं वो मुझे भाइयों जैसे लगते हैं, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं खुद को खत्म कर लूंगी। सुमित्रा जी की आवाज टूट गई, मगर अल्फाज सख्त थे। मम्मा अनुष्का के हाथ कांप गए। आपको क्या हो गया है? आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? अचानक सुमित्रा जी ने आगे बढ़कर उसका बाजू मजबूती से थाम लिया। उनकी पकड़ में बेबसी और जीत दोनों शामिल थी। तुम्हें तुम्हारे मरे हुए बाप की कसम है, तुम वही करोगी जो मैं कहती हूँ। तुम्हें वेदांत से शादी करनी होगी, और उसे तुम्हें खुद राजी करना पड़ेगा। समझ आई मेरी बात? कमरे में चंद लम्हों के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई। बाहर गली में सब्जी वाले की आवाज गूंजी, मगर अंदर जैसे वक्त रुक गया था। अनुष्का की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने लब भेजकर सिर झुका लिया। सुमित्रा ने उसका बाजू छोड़ा और दरवाजे की तरफ बढ़ गई थी। अब कपड़े बदलो और जाओ, देर नहीं करना। दरवाजा बंद होने की आवाज आई तो अनुष्का वहीं खड़ी रह गई। आईने में उसका चेहरा सुर्ख और आंखें भीगी हुई थी। उसने कांपते हाथों से दुपट्टा उतारा और वॉशरूम की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। उसका हर कदम जैसे किसी अनजाने बोझ से भरा हुआ महसूस हो रहा था। बाहर सुबह मामूल के मुताबिक चल रही थी, मगर उसके अंदर सब कुछ बदल चुका था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। वह अपनी माँ के कहने पर अपनी देवकी आंटी के घर आ गई थी, और उन्होंने उसको आते ही अपने बेटे की पसंद के खाने बनाने पर लगा दिया था। दोपहर की धूप हवेली के आंगन पर सीधी उतर रही थी। सफेद पत्थरों से बनी फर्श गर्मी से चमक रही थी, और बीच में लगे पुराने नीम के पेड़ की छांव सुकड़कर एक तरफ को सिमट रही थी। अंदरूनी बरामदे में ठंडक थी, मगर किचन में चूल्हे की आंच ने माहौल को और भी भारी कर दिया था। बड़े से काउंटर पर मसालों की खुशबुएं फैली हुई थी। अनुष्का चम्मच से चावल हल्के हाथ से बराबर कर रही थी। माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। जब से आई थी, देवकी जी बीच बीच में किचन में आकर वही बातें दोहरा रही थी। बेटा, तुम्हें ही वेदांत को राजी करना होगा, तुम्हारी माँ की ख्वाहिश है। मैंने तुम्हारी माँ के आगे घुटने टेक दिए हैं, अब तुम भी इस बात को समझ जाओ। अनुष्का ने कई बार नरमी से कहा था, आंटी जी इस तरह रिश्ते नहीं बनते किसी को मजबूर करके, मगर देवकी जी हर बार हाथ के इशारे से उसे चुप कर देती।
तुम अभी बच्ची हो, अनुष्का दुनिया नहीं देखी। मर्द को मनाना आना चाहिए लड़की को। वो इन्हीं बातों में उलझी हुई थी कि बाहर से कदमों की आवाज आई। मम्मा, वेदांत की आवाज पूरे बरामदे में गूंज उठी। मम्मा, कहाँ हैं आप? वो तेज कदमों से किचन की तरफ आया, मगर दरवाजे पर आकर तुरंत रुक गया था। सामने अनुष्का को देखकर उसके चेहरे के भाव बदल गए और माथे पर तुरंत बल पड़ गए। अनुष्का चौंकर पलटी। तुम कब आई? और यहाँ किचन में क्या कर रही हो? सुबह आई थी, उसने नजरें झुकाकर जवाब दिया। आपके लिए खाना बना रही हूँ। बिरयानी बनाई है, आप खाएंगे? वेदांत ने एक ठंडी हंसी हंसी। एक बात अपने दिमाग में बिठा लो, मेरा और तुम्हारा कोई जोड़ नहीं है। मैं किसी और को पसंद करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। शब्द सीधे और सख्त थे। अनुष्का के हाथ में पकड़ा चम्मच हल्का सा कांप गया। तुम मुझसे पूरे 3 साल छोटी हो तो बेहतर है अपनी हद में रहो। वो यह कदम आ गया। और है जो ड्रामेबाजी चल रही है ना, तुम मेरे लिए पसंदीदा खाना बनाना, मेरी माँ के आगे पीछे घूमना, अपनी माँ को रुलाना और यहाँ पर आ जाना, ये सब करना छोड़ दो। अनुष्का ने फौरन सिर उठाया। मैंने मम्मा को नहीं रुलाया, उसने जल्दी से बात काट दी। अगर हमारी शादी हो भी गई ना तो मैं तुम्हें खुश नहीं रखूंगा, साफ कह रहा हूं। बाद में यह नहीं कहना कि बताया नहीं था। किचन में चंद लम्फी के लिए सिर्फ चूल्हे की हल्की सी आवाज रह गई थी। अनुष्का ने मुश्किल से खुद को संभाला। ऐसी बात नहीं है, मैं तो खुद इस शादी के हक में नहीं हूं, मगर आपकी मम्मा और मेरी मम्मा दोनों यही चाहती हैं। वो कहती हैं कि मैं आपको राजी करूं। उसने हिम्मत करके उसकी तरफ देखा, लेकिन किसी के सिर पर बंदूक रखकर उसे राजी नहीं करवाया जाता। मैं ये बात बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। मैं वेदांत ने हाथ उठाकर उसे आगे बोलने से रोक दिया। बस खामोश जो कह दिया उस पर अमल करो। उसका लहजा, मम्मा से भी दूर रहो और मुझसे भी। ये सब समेटो और अपने घर जाओ जितना जल्दी हो सके। ये कहकर वह मुड़ा और तेज कदमों से बाहर निकल गया। उसके जूतों की आवाज बरामदे में गूंजती हुई दूर होती चली गई, जबकि अनुष्का वहीं खड़ी रह गई थी। आंखों में आंसू भर आए थे, मगर वो उन्हें गिरने नहीं देना चाहती थी। उसने देखी का ढक्कन उठाया। भाप का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया। आंखों का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया था। आंखों की नमी अब छुप नहीं सकी थी। उसे वेदांत का रवैया चुभ रहा था। सख्ती अपनी जगह, मगर शब्दों की कांट दिल के अंदर तक उतर चुकी थी। उसने आहिस्ता से चूल्हा बंद कर दिया। काउंटर पर में धूप वैसे ही फैलने लगी। बाहर आंगन में धूप वैसे ही फैली थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो, मगर उसके अंदर जैसे कोई चीज टूटकर बिखर गई थी। कुछ देर बाद हवेली के लंबे बरामदे में कदमों की चाप साफ सुनाई दे रही थी। दोपहर की धूप अब ढलने को थी, मगर सफेद दीवारों से टकराकर रोशनी अब भी आंखों को चुभ रही थी। अनुष्का ने जल्दी जल्दी अपने 2 जोड़ी कपड़ों का छोटा सा बैग उठाया, दुपट्टा ठीक किया और नजरें झुकाए मेन एंट्रेंस की तरफ बढ़ गई। दिल की धड़कन अब भी बुरी तरह तेज थी। वेदांत के अल्फाज अब भी कानों में गूंज रहे थे। अगर शादी हो भी गई तो मैं तुम्हें खुश नहीं रखूंगा। दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते उसकी आंखें दोबारा से भीगने लगी थी। उसने गेट के करीब खड़े चौकीदार से नजरें मिलाने से भी परहेज किया। अभी वह सीढ़ी से नीचे उतरने ही वाली थी कि पीछे से किसी के तेज कदमों की आवाज आई। मैडम जी, नौकरानी हाँफती हुई उसके पास आकर खड़ी हो गई। कहाँ जा रही हैं आप? बड़ी मैडम बुला रही हैं आपको। अनुष्का ने पलकें झपकाई, आंसू रोके। आंटी जी से कह देना मैं बाद में, अभी मैं घर जा रही हूँ। नहीं नहीं, ऐसे नहीं जा सकती आप। नौकरानी ने बेचैनी से सिर हिलाया। वो गुस्सा करेंगे, पहले उनकी बात सुन ले, फिर जो हुक्म हो करिएगा। अनुष्का ने जब से अपनी मुट्ठियां खींच ली। एक लम्हे को दिल चाहा कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहां से दूर चली जाए, मगर कदम जैसे जमीन में गड़ गए थे। उसने आहिस्ता से अपना सिर हिलाया और नौकरानी के पीछे पीछे वापस अंदर चल दी। देवकी जी के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर एयर कंडीशनर की हल्की हवा चल रही थी।
हल्की सी रूम फ्रेशनर की खुशबू फिजा में खुली हुई थी। देवकी जी बेड के साथ रखे सोफे पर बैठी थी। हाथ में माला थी मगर दाने आगे नहीं बढ़ रहे थे। जैसे ही अनुष्का अंदर दाखिल हुई उन्होंने तेज नजरों से देखा। पागल हो गई हो तुम, दिमाग चल गया है तुम्हारा। उनकी आवाज में नाराजगी साफ थी। कहाँ जा रही थी? अनुष्का ने बैग हाथ में ही थामे रखा। आंसू अब रुक नहीं रहे थे। आपको पता भी है आंटी जी, वेदांत ने मुझे कितना जलील किया है। उसकी आवाज बुरी तरह कांप रही थी। अगर वे शादी के लिए राजी नहीं है तो फिर आप और मम्मा यह सब क्यों कर रही हैं? देवकी जी ने उसकी बात पर गहरी सांस ली थी, जैसे खुद को काबू में ला रही हो। राजी नहीं है तो राजी हो जाएगा। सारे मर्द ऐसे ही होते हैं, पहले इनकार करते हैं। उन्होंने हाथ के इशारे से बैग नीचे रखने को कहा और इस तरह मैदान छोड़ने से रिश्ते नहीं होते। अनुष्का ने बेबसी से उन्हें देखा। मगर आंटी जी, उन्होंने साफ कह दिया है कि वो किसी और को पसंद करते हैं, तो मैं क्यों जबरदस्ती लाडो इधर आओ मेरे पास। देवकी जी ने नरम लहजा इख्तियार किया और अपने साथ जगह बनाई। वो ना चाहते हुए भी उनके करीब जाकर बैठ गई। बैग उसके हाथ से ढीला होकर फर्श पर रख गया था। देवकी जी ने उसके सर पर हाथ फेरा, जैसे बचपन में बहलाती थी। बेटा, शादी करना इतना आसान नहीं होता। अच्छे रिश्ते तो और भी मुश्किल से मिलते हैं। उन्होंने धीरे से आगे कहा, तुम्हारी 2 मंगनियां टूट चुकी हैं। लोग कितनी बातें बनाते हैं, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। अनुष्का ने नजरें झुका ली। तो मैंने क्या किया है आंटी? जो रिश्ते टूटे वो मेरी वजह से तो नहीं टूटे ना। मैं जानती हूं तुम्हारी गलती नहीं थी। देवकी जी ने फौरन कहा, मगर दुनिया कसूर नहीं देखती, बस बात पकड़ लेती है। और तुम्हारी माँ, वो हर रात रोती है। उसकी ख्वाहिश है कि तुम इसी घर में आओ जहां जहां वो एकदम से बेफिक्र हो सके। कमरे में चंद लम्हे खामोशी रही। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। मगर आंटी जी, क्या किसी को मजबूर करके शादी हो सकती है? मैं खुद भी इस तरह नहीं चाहती। वो मुझे पसंद ही नहीं करते। देवकी जी ने उसका चेहरा अपनी ओर मोड़, पसंद बाद में भी हो जाती है। इज्जत और साथ अहम होता है। वेदांत जिद्दी है मगर दिल का बुरा नहीं है। तुम अगर सब्र से काम लोगी तो मान जाएगा, और अगर नहीं माना तो उसकी आवाज मुश्किल से निकली थी, मानेगा, जरूर मानेगा। देवकी जी ने पूरे यकीन से कहा, तुम बस खामोशी का दामन थामे रखो। जो तुम्हारी माँ करना चाह रही है उन्हें करने दो। कभी कभी लड़की को थोड़ा सा झुकना पड़ता है। घर बसाना आसान नहीं होता। अनुष्का ने आंसू साफ कर दिए। दिल में सवाल अब भी वैसे ही थे मगर शब्द खत्म हो चुके थे। वो बड़ी खामोशी से उनकी सारी बातें सुनती रही। सिर हिलाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। देवकी जी ने बड़े प्यार से उसके कंधे पर अपना हाथ रखा। अब बैग वहीं रख दो, कहीं नहीं जा रही तुम। यह तुम्हारा भी घर है, समझी। अनुष्का ने धीरे से बैग की ओर देखा, फिर दरवाजे की तरफ। बाहर बरामदे में रोशनी मध्यम हो रही थी। उसने बैग उठाकर दीवार के साथ रख दिया और चुपचाप बैठ गई। कमरे में सुकून था मगर उसके अंदर एक शोर उठ रहा था जिसे वह किसी से कह नहीं पा रही थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। पूरा दिन मामूल के मुताबिक बीत गया था। रात गहरी हो चुकी थी। हवेली के बाहरी आंगन में लगी पीली रोशनी दीवारों पर लंबे साए बना रही थी। ऊपर आसमान साफ था मगर अंदर का माहौल बोझिल। वेदांत सीधा ऑफिस से आया था। उसको कॉल करके सीधा हुक्म मिला था कि ऑफिस के बाद सीधा मेरे कमरे में आना। कोट अभी तक बाजू पर डला हुआ था। टाई ढीली, चेहरे पर थकान और चिड़चिड़ाहट दोनों मौजूद थी। देवकी जी के कमरे का दरवाजा आधा खुला था। अंदर हल्की रोशनी जल रही थी। वो खिड़की के पास खड़ी बाहर अंधेरे में देख रही थी, जैसे किसी गहरे ख्याल में गुम हो। वेदांत ने अंदर कदम रखा। मम्मा, आपने बुलाया था। वो धीमी आवाज में बोली, तुम्हारी नजर में तुम्हारी माँ की कोई अहमियत नहीं है क्या? आवाज ठंडी मगर काटदार थी। वेदांत एक लम्हा रुका। ये कैसी बातें कर रही आप? अब वो उसकी ओर मुड़ी, आंखों में नाराजगी साफ थी। अगर मैंने उस लड़की को तुम्हारे लिए बुलाया है तो तुम उसके साथ इतनी बदतमीजी करोगे? वो रोती हुई
मेरे पास आई थी। वेदांत के जबड़े सख्त हो गए। मैं पहले भी कह चुका हूं, मुझे उस लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं है। और यह बात आप दिमाग में बिठा। अच्छा, दिलचस्पी नहीं तो जलील करोगे उसे? देवकी जी ने तेज लहजे में पूछा। हाँ, करूंगा। उसकी आवाज तेज हो गई। वो जब भी मुझे नजर आएगी मैं उसे साफ कर दूंगा कि मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। उसकी माँ और वो खुद आपका दिमाग खराब कर रहे हैं, जो मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं। किस तरह से बात कर रहे हो तुम? देवकी जी की आंखों में आंसू तैरने लगे थे। तुम्हारे नजदीक माँ की कोई औकात नहीं रही। वेदांत ने बेचैनी से हाथ बालों में फेरे। मम्मा, बात को मत घुमाएं तो ठीक है, उन्होंने अचानक ही कहा। आज मैं यह सारा किस्सा ही तमाम कर लेती हूँ, खत्म हो जाती हूँ, खुद की जान को ही खत्म कर देती हूँ, ताकि मेरी बात, मेरी जिद यहीं पर खत्म हो जाए। फिर ना कोई तुम पर उंगली उठाएगा ना मुझ पर। यह कहते हुए वो गुस्से से साइड टेबल की ओर बढ़ी, दराज खोली और एक छोटी सी शीशी निकाली। वेदांत के कदम खुद ब खुद तेज हो गए। मम्मा, वो बेचैनी से लपका और उनके हाथ से शीशी छीनकर दूर फर्श पर फेंक दी। शीशी टकरा कर लुढ़क गई। उसने फौरन माँ के कंधे थाम लिए। क्या हो गया है आपको? यह क्या बचपना है? देवकी जी ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की। छोड़ो मुझे वेदांत माँ से ज्यादा प्यारी है, तुम्हें तुम्हारी पसंद। ऐसी बात नहीं है मम्मा। वेदांत की आवाज अब सख्ती से ज्यादा बेबसी लिए हुए थी। मगर आप क्यों मुझे मजबूर कर रही हैं? वह सोफे पर बैठ गई, आंसू साफ करते हुए बोली। मुझे तुमसे ज्यादा प्यारा कोई नहीं है वेदांत, अनुष्का भी नहीं। मगर मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। मैंने जुबा दी है अपने दोस्त को, उस दोस्त को जो मेरे भाई की आखिरी निशानी है। सारी दुनिया जानती है कि मैंने वादा किया है। अब अगर पीछे हट गई, हट तो लोग क्या कहेंगे? कमरे में खामोशी छा गई। बाहर कहीं दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आई थी। वो बहुत अच्छी लड़की है वेदांत, तुम्हें खुश रखेगी। तुम सबसे ज्यादा अहम हो मुझे, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए उसे चुन रही हूं। क्या मैं इतना भी हक तुम पर नहीं रखती? वेदांत ने आंखें बंद कर ली, गहरी सांस ली। आप पूरा हक रखती हैं मम्मा, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। मगर प्लीज, मैं किसी और को पसंद करता हूँ, किसी और से वादा कर चुका हूँ। मैं उसके साथ जिंदगी गुजारने का सोच चुका हूँ। देवकी जी ने सीधा होकर उसे देखा। और मैं भी तो किसी और को तुम्हारे लिए पसंद कर चुकी हूँ। मैं भी तो किसी और से तुम्हारे लिए वादा कर चुकी हूँ। क्या तुम अपनी माँ की बात नहीं मानोगे? वो कुछ देर तक उन्हें समझाता रहा। शादी जबरदस्ती नहीं होती। अगर मैं दिल से राजी नहीं हुआ तो दिल बाद में मान जाता है। वेदांत, उन्होंने बात काट दी। इज्जत पहले दांव पर लगती है। वेदांत ने थके हुए अंदाज में कुर्सी खींच कर बैठते हुए सिर झुका लिया। आप समझ क्यों नहीं रही? मैं सब समझ रही हूँ। उनका लहजा अब नरम था मगर फैसला भरा। बस तुम नहीं समझ रहे कि एक माँ पर क्या गुजरती है जब वो वादा करके पीछे हटती है। काफी देर तक दोनों खामोश रहे। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती रही। आखिरकार वेदांत ने सिर उठाया, आंखों में हार मान लेने की थकान थी। अगर मैं हाँ कह दूं तो आप खुश रहेंगी? देवकी जी की सांस जैसे थम गई। क्या वाकई? उन्होंने नजरें मिलाते हुए कहा। तो वेदांत ने नजरें चुरा ली। मैं राजी हो जाऊंगा, मगर सिर्फ आपके लिए। देवकी जी के चेहरे पर सुकून की एक लहर दौड़ गई। उन्होंने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। भगवान तुम्हें खुश रखे बेटा, तुमने मेरा सिर ऊंचा कर दिया। वेदांत ने हल्की सी मुस्कुराहट की। वेदांत ने हल्की सी मुस्कुराने की कोशिश की मगर दिल में एक बोझ और बढ़ गया था। रात और गहरी हो गई थी और उसके फैसले का वजन कमरे की हवा में साफ महसूस हो रहा था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। पूरा हफ्ता खामोशी से बीत गया था। शनिवार के दिन की धूप शनिवार के दिन की धूप अभी अपने जोरों पर थी, मगर सुमित्रा के छोटे से मकान में फिजा बिल्कुल हल्की और गंभीर थी। वेदांत सिंह खामोशी से सोफे पर बैठ हुए। दिल की धड़कन तेज थी और सांस हल्की हल्की तेज। आज मंगनी होने वाली थी, मगर वो बिल्कुल नहीं जानता था कि उसकी माँ ने उसके लिए क्या योजना बनाई थी।
अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि मकान का दरवाजा खुला और पंडित जी अंदर दाखिल हुए। वेदांत की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई। उसने बेख्तियार अपनी माँ की ओर देखा, जो उसके करीब आकर बैठ गई थी और उसका हाथ थाम लिया था। तुमने रिश्ते के लिए हाँ बोल दिया है, तो अब शादी के लिए तुम कोई ऐतराज नहीं करोगे बेटा। देवकी जी की आवाज में आत्मविश्वास और थोड़ी सख्ती दोनों साफ झलक रहे थे। वेदांत ने आंखें उठाई। घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। मम्मा, यह सब क्या तमाशा है? आपने तो मुझसे कहा था कि हम छोटी सी सगाई की रस्म करेंगे। यह सीधे विवाह की बात यहाँ पर कहाँ से आ गई? देवकी जी ने उसके चेहरे को गौर से देखा। तुम मुझसे वादा कर चुके हो वेदांत कि तुम यह शादी करोगे, तो इसे अभी करो या फिर कभी, क्या फर्क पड़ता है? यह मेरे साथ नाइंसाफी है मामा, आपने मुझे धोखा दिया है। वो गुस्से के मारे बिखर गया था, लेकिन अपनी आवाज नीची रखी। मेरी इज्जत का मान रख लो वेदांत। अगर तुमने आज ही शादी नहीं की, तो आज ना तो अनुष्का जी पाएगी, ना उसकी माँ और ना मैं लोगों की उड़ती उंगलियां बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। वेदांत, वो एकदम से खामोश हो गया। चारों तरफ से बुरी तरह फंस चुका था। उसकी चारों तरफ से बुरी तरह से फंस चुका था। उसकी माँ ने ना जाने कौन से जन्म को उससे बदला लिया था। उसने गहरी सांस ली, जैसे खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा हो। ठीक है, अगर आप यही चाहती हैं, तो मैं ये शादी भी इसी वक्त कर लूंगा। लेकिन विदाई हरगिज भी नहीं करूंगा। लेकिन विदाई हरगिज भी नहीं करूंगा, जब तक मेरा दिल इस रिश्ते को स्वीकार ना कर लेता। वेदांत गहरी सांस ली, दिल पर पत्थर रखनी बचा था। वो जानत था कि उसके पास अब कोई दूसरा रास। खामोश बैठी थी, उसके हाथ आपस में कौंटेठी थी। उसके हाथ आपस में बंधे हुए थे और आंखें बार बार धुंधला रही थी। आंसू बहने को तैयार थे। देवकी जी ने मोहब्बत से उसके सिर पर हाथ रखा और पंडित जी की ओर इशारा किया। अब विवाह की रस्में शुरू करें। हॉल के बीचों बीच छोटा सा हवन कुंड सजाया गया था, जिसमें अग्नि प्रज्वलित की गई थी। पंडित जी ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अनुष्का और वेदांत का गठबंधन किया। अनुष्का की आंखों में आंसू भर आए। दिल में अपने स्वर्गीय पिता की याद के टुकड़े छलकने लगे। पंडित जी ने कहा, वधूबर्ष के साथ 7 वचनों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाएं। उसने हिम्मत जुटाई, आंखें बंद करके सिर हिलाया और कांपते कदमों से उठकर वेदांत के पीछे अग्नि के फेरे लेने लगी। मंत्रों की गूंज के बीच दोनों ने पवित्र अग्नि के चारों ओर घूमकर विवाह के 7 वचन स्वीकार किए। अंत में वेदांत ने भारी मन से अनुष्का की मांग में सिंदूर भरा और उसके गले में मंगलसूत्र इस विवाह को पूर्ण कर दिया। वेदांत के चेहरे पर गंभीरता छा गई थी। वह जानता था कि आज के फैसले से कोई भाग नहीं सकता था। सुमित्रा और देवकी जी दोनों ने सुकून की सांस ली थी। विवाह होते ही पंडित जी ने घोषणा कर दी कि विवाह संपन्न हुआ। सुमित्रा जी और देवकी जी के दिल में एक सुकून की लहर उतर गई थी। बस विदाई को कुछ समय के लिए टाल दिया गया था। वक्त की रफ्तार ना कभी थम सकी है और ना कभी थम पाएगी। 2 दिन खामोशी से बीत गए थे। इस बीच वेदांत और देवकी जी के बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन आज उनके सब्र का बांध टूट गया था। वो माँ थी, इतनी दूरी अपने बेटे से बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। रात के बज रहे थे। घर के बाकी हिस्से में खामोशी फैल चुकी थी। बरामदे की लाइट्स मध्यम कर दी गई थी और दूर कहीं दीवार की घड़ी टिक टिक करते हुए साफ सुनाई दे रही थी। वेदांत के कमरे में सिर्फ टेबल लैंप चल रहा था, जिसकी पीली रोशनी सोफे और सामने रखी सेंटर टेबल पर बिखरी हुई थी। वो सोफे पर टेक लगाए लैपटॉप पर झुका हुआ था। उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थी, मगर चेहरे पर एकाग्रता कम और उलझन ज्यादा नजर आ रही थी। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। आ जाइए, उसने नजरें इससे हटाए बिना कहा। देवकी जी अंदर दाखिल हुई। वेदांत ने एक खामोश निगाह उन पर डाली, फिर दोबारा स्क्रीन की तरफ देखने लगा। वो आहिस्ता से आकर उसके पहलू में बैठ गई। कुछ देर दोनों के बीच सिर्फ कीबोर्ड की आवाज और घड़ी की टिक टिक रही।
कमरे की फिजा में एक अनकही सी कड़वाहट घुली हुई थी। आखिरकार देवकी जी ने हाथ बढ़ाकर उसके सिर पर हाथ रखा। कब तक माँ से नाराज रहने का इरादा है? उनकी आवाज नरम थी मगर अंदर से भारी। ऐसा भी मैंने कौन सा गुनाह कर दिया जो तुम अपनी माँ से इतना नाराज हो? क्या हो गया है तुम्हें वेदांत? क्या मैं इतनी बुरी माँ हूं? वेदांत की उंगलियां रुक गई। क्या माँ अपनी औलाद के लिए कोई फैसला भी नहीं ले सकती? ऐसा भी क्या गुनाह कर दिया जो तुम इतना नाराज हो गए हो कि 2 दिन तक तुम मेरे कमरे में नहीं आए? मुझे बेहद अफसोस हो रहा है आज अपनी परवरिश पर। उनकी बात सुनकर उसने आहिस्ता से लैपटॉप बंद कर दिया। एक गहरी सांस ली, ना सिर हिलाया और नरमी से बोला, परवरिश पर अफसोस करने की जरूरत नहीं है मम्मा। मैं भी इंसान हूं, रिएक्शन दे सकता हूं। और बुरी आप नहीं, बुरा तो मैं हूं मम्मा, जो आज तक आपको अपनी बात समझा नहीं पाया कि मेरे दिल में क्या जज्बात है, मैं कैसा कैसा फील करता हूं। आपको यह नजर नहीं आ रहा कि आपका बेटा इस शादी से खुश है या नहीं। आपने सिर्फ अपनी मर्जी की है। आपने यह नहीं देखा कि आपके बेटे के दिल पर क्या गुजर रही है। देवकी जी ने उसका चेहरा गौर से देखा। मैंने तुम्हारा बुरा नहीं चाहा बेटा, सगाई भी तो होनी ही थी ना। मैंने बस शादी करवा दी, फर्क ही क्या है? आगे जाकर यह रिश्ता होना ही था। मैं तुम्हारी कभी भी अनुष्का से सगाई टूटने नहीं देती। फिर इस बात पर तुम्हें क्यों ऐतराज है? अच्छी बात है ना कि तुम्हारी शादी हो गई, रिश्ता जायज और पवित्र हो गया है। वेदांत ने नजरें झुका ली। फर्क होता है मम्मा, सगाई और शादी में बहुत फर्क होता है। सगाई में वक्त होता है सोचने का, समझने का। शादी शादी एक जिम्मेदारी है, एक बंधन है। आपने ये बात नहीं समझी। बेशक आप मेरी और उसकी सगाई नहीं तोड़ती, मैं आपकी इस बात का सम्मान करता हूं, लेकिन आप ये भी सोचें कि अगर आगे जाकर उसका दिमाग बदल गया, अगर उसने मना कर दिया कि मैं उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, फिर आप क्या करेंगी? आप शादी तुड़वाएंगी। आपको मालूम है शादी तोड़ना कितना बड़ा पाप है। कमरे में दोबारा खामोशी छा गई। देवकी जी ने हाथ अपनी गोद में रख लिए। चंद लम्हे वो कुछ बोल ना सकी, जैसे शब्द चुन रही हो। कुछ देर के बाद वो उसकी तरफ देखते हुए, यह तुम्हारी भूल है वेदांत। जिस लड़की से मैंने तुम्हारी शादी करवाई है वो कोई आम लड़की नहीं है। वो बहुत नेक और साफ दिल लड़की है। अपना रिश्ता कभी खत्म नहीं करेगी और ऐसा सोच भी नहीं सकती। खैर, इन बातों को अपने दिमाग से निकाल दो और अच्छा अच्छा सोचा करो। बिना वजह तुम बातें दिमाग पर सवार करके मूड खराब करते हो, अपना भी और दूसरों का भी। मैं सोच रही थी। उन्होंने आहिस्ता से बात को आगे शुरू किया। घर में एक छोटी सी पूजा रख लेती हूँ, एक प्रीति भोज का इंतजाम भी हो जाएगा। सबको बता दूंगी कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। अपने रिश्तेदारों को बुला लूंगी, सब रिश्तेदार आ जाएंगे। वेदांत ने कंधे सीधे किए। ठीक है, बुला लीजिए, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उसके लहजे में ना कोई खुशी का रंग था और ना कोई विरोध, बस एक सीधी सी स्वीकारिता मौजूद थी। देवकी जी ने उसकी ओर देखा। प्लीज बेटा, मुझे माफ कर दो अगर तुम्हारा दिल दुखा हो। मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया है जो कुछ किया। तुम्हारी जिंदगी संवारना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि कल को लोग तुम पर उंगली उठाएं या कहें कि माँ ने बेटे का घर नहीं बसाया। वेदांत ने आंखें बंद करके सिर पीछे टिका लिया। मगर खैर, जो हो गया वो हो गया। वो अपनी मम्मा को अब और ज्यादा परेशान नहीं देख सकता था। बाप के जाने के बाद उसके पास एक यही रिश्ता तो बाकी बचा था। उसकी बात सुनकर वो बोली, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं वेदांत। उनकी आवाज भर गई थी। तुम सबसे ज्यादा अहम हो मेरे लिए। मैंने अगर जल्दी की हो तो बस इसीलिए क्योंकि मुझे लगा वक्त हाथ से निकल ना जाए, और इसी डर से मैंने हर बात को आराम से पूरा किया है। मुझे पता तुम अपने लिए कैसी लड़की चुनते ना जाने वो इस घर का क्या हस्र करती, हमारे खानदान को, परिवार को समझती या नहीं। इसी डर से मैंने अनु को तुम्हारी पत्नी बनाया है, जो इस घर को भी संभालेगी और आने वाली नस्ल को भी परवान चढ़ाएगी। वो कुछ नहीं बोला,
बस सामने दीवार पर नजरें जमाए रहा। अंदर शायद बहुत कुछ चल रहा था, मगर जुबान तक कुछ नहीं आया। देवकी जी कुछ देर उसी के पास बैठी रही, कभी उसके कंधे पर हाथ रखती, कभी उसे धीरे से बड़े प्यार से समझाती, देखना वेदांत, सब ठीक हो जाएगा। लड़की अच्छी है, वक्त के साथ सब संभल जाता है। वेदांत ने हल्का सा सिर हिलाया, जैसे बहस की गुंजाइश खत्म हो चुकी हो। कुछ मिनट के बाद देवकी जी उठकर खड़ी हुई। सो जाओ, अब देर हो रही है। वह दरवाजे तक गई, फिर एक लम्हे को पलटकर उसे देखा। वेदांत फिर से लैपटॉप खोल चुका था, मगर उसकी उंगलियां साकेत थी। वो स्क्रीन को देख रहा था, जैसे कुछ पढ़ नहीं पा रहा हो। दरवाजा बंद होने की हल्की सी आवाज आई और कमरे में फिर वही खामोशी लौट आई। बाहर रात गहरी हो रही थी और अंदर एक ऐसा बोझ था जो अल्फाज को हल्का नहीं कर रहा था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। ठीक 1 हफ्ते बाद उन्होंने घर में पूजा का इंतजाम किया था। सुबह से ही घर में गहमा गहमी लगी हुई थी। अनुष्का ने आगे बढ़कर तमाम काम अपने हाथों से किए थे, सारी जिम्मेदारियां उठा रखी थी। यह बात वेदांत भी नोट कर रहा था, मगर उसने सराहना कभी सीखा ही नहीं था। पूरा घर रोशनियों से जगमगा रहा था। अनुष्का सफेद ड्रेस में थी, साधारण सा लिबास, मगर उसकी रंगत के साथ ऐसा जच रहा था जैसे रोशनी ने खुद उसे चुन लिया हो। हल्का सा दुपट्टा सिर पर टिका हुआ था, कानों में छोटे से मोती। वो अपनी हम उम्र लड़कियों के बीच बैठी हंस रही थी, मगर उसकी हंसी में हल्की सी झिझक शामिल थी, जैसे हर लम्हा उसे याद हो कि अब वो सिर्फ बेटी नहीं, कि किसी की पत्नी भी है। वेदांत मोड़ के घेरे में बैठा था, कभी कभार सिर उठाकर आसपास देख लेता। इसी एक नजर में उसकी निगाह अनुष्का पर जा ठहरी। वह हंस रही थी। उसके बराबर में रोहन बैठा था, उसका ममेरा भाई, जरा ज्यादा ही करीब, जरा ज्यादा ही झुककर बात करता हुआ। वेदांत का जबड़ा सख्त हो गया। बेशक यह रिश्ता उसकी अपनी मर्जी का नहीं था, मगर उस लड़के के बगल में बैठी लड़की उसकी पत्नी थी, और यह बात उसे हरगिज गवारा नहीं थी कि उसकी औरत के करीब कोई दूसरा मर्द बैठे। उसने नजरें हटाने की कोशिश की, मगर रोहन का झुककर कुछ कहना और अनुष्का का हंस देना उसे खटक गया था। उसने कप में बची हुई चाय एक ही घूंट में खत्म की और आहिस्ता से खड़ा हो गया। वह सीधा उनके पास आकर रुका। कजिन्स ने सम्मान में जरा सी जगह बनाई। उसकी आवाज हल्की हुई, मगर लहजा ऐसा कि अनुष्का फौरन चौंक गई। बात सुनो जरा, किचन में आकर मेरे लिए कॉफी बना दो। अनुष्का ने एक पल के लिए हैरानी से उसे देखा। देश का अभी, हाँ अभी। दुपट्टा संभालते रोहन पर जमा रखी थी, वह खामोशी से उठकर खड़ी हुई। दुपट्टा संभालते हुए किचन की तरफ बढ़ गई। उसके कदमों में हल्की सी उलझन थी। जैसे ही वो किचन में दाखिल हुई, पीछे वेदांत अंदर आ चुका बंद हुआ। वो पलटी भी नहीं थी कि वेदांत अन्नी कर पाई थी कि उसने उसका बाजू पकड़ कर दीवार से लगा दिया। वो एकदम साकेत रह गई। उसकी सांस एक लम्हे को अटक गई थी। वेदांत की आंखों में थी, तुम्हें तमीज नहीं है। वो हकला गई कि क्या मतलब? जब मैं सामने बैठा हूं और वह जानबूझकर तुम्हारे इतना करीब आकर बैठ रहा है, तो तुम वहां से उठकर कहीं और नहीं जा सकती थी। अकल नहीं है क्या तुम्हारे अंदर? वेदांत के सख्त हाथों की पकड़ उसके बाजुओं पर और भी सख्त हो चुकी थी, मगर तकलीफ देने सिर्फ रोकने वाली। अनुष्का ने उसकी ओर देखा, आंखों में हैरानी और हल्की सी नाराजगी मौजूद थी। हम दोस्त हैं, पहले भी तो ऐसे ही बैठते थे। पहले की बात और थी। उसकी आवाज और भी सख्त हो गई। उसने दोनों बाजू थामकर उसे हल्का सा झंझोड़ा। पहले तुम अकेली थी, सिंगल थी, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है। यह फर्क समझती हो ना? वो खामोश हो गई। उसकी नजरें नीचे को झुक गई, मगर लहजे में मध्यम विरोध बाकी था। मैंने कुछ गलत नहीं किया वेदांत। वेदांत ने गहरी सांस ली, जैसे खुद को काबू में कर रहा हो। गलती हमेशा हरकत से नहीं होती, हालात से भी होती है। लोग देख रहे होते हैं, बातें बनाते हैं। औरत की इज्जत बहुत नाजुक होती है।
उसे खुद संभालना पड़ता है। अनुष्का ने आहिस्तेगी से कहा, तो क्या मैं सबसे कट कर बैठ जाऊं? वो एक लम्हे को रुका। उसके चेहरे पर गुस्से के पीछे छुपी एक उलझन साफ दिखाई दे रही थी। मैं यह नहीं कह रहा, बस हद होनी चाहिए और वो हद तुम्हें खुद समझनी होगी। चंद लम्हे खामोशी रही। बाहर से ठाकों की आवाजें आ रही थी। किचन की पीली रोशनी में दोनों एक दूसरे के बहुत करीब खड़े थे, मगर दरमियान में एक अनकही दीवार मौजूद थी। वेदांत ने अपनी पकड़ ढीली की। मेरे साथ आओ, बड़ों के पास बैठो। अब अनुष्का ने सिर हिला दिया जी। वो उसके पीछे पीछे चल दी। उसके कदम आहिस्ता थे, जैसे वो इस नए रिश्ते का वजन नापने की कोशिश कर रही हो। वेदांत सीधा चल रहा था, चेहरा गंभीर, निगाहें सामने। बाहर आकर वो बड़ों के घेरे में बैठ गई। उसने नजरें झुका रखी थी और बातों में हिस्सा लेने की कोशिश करने लगी। रोहन ने एक लम्हे को उन दोनों को देखा, फिर खामोशी से दूसरी तरफ हो गया। वेदांत ने एक सरसरी नजर अनुष्का पर डाली। वो खामोश थी, एकदम गंभीर। उसे ना जाने क्यों दिल के किसी कोने में हल्की सी चुभन महसूस हुई। वो इस शादी से खुश नहीं था। उसने यह फैसला दिल से स्वीकार नहीं किया था, मगर उसे यह भी गवारा ना था कि कोई और उसके हक के दायरे में कदम रखे। आवाजें लगातार गूंज रही थी, मगर उन दोनों के बीच एक नई खामोशी जन्म ले चुकी थी। ऐसी खामोशी जो आने वाले दिनों में या तो पुल बनेगी या फासले को और भी गहरा कर देगी। रात के बज रहे थे। घर में बज़में फैली हुई दिन भर की गहमागमी अब थम चुकी थी। मेहमान जिस कमरे में जगह मिली वहीं सिमट गए थे। राहदारी में मध्यम रोशनी जल रही थी और बाहर आसमान पर बादल गहरे हो रहे थे। वेदांत अपने कमरे में बेड के साथ टेक लगाए लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसका चेहरा स्क्रीन की नीली रोशनी में गंभीर दिखाई दे रहा था। दरवाजा अचानक बिना दस्तक के खुला। उसने चौंक कर अपना सिर ऊपर उठाया था। अनुष्का दरवाजे के पास खड़ी थी, दुपट्टा दोनों हाथों में जकड़ा हुआ, नजरें नीचे को झुकी हुई थी। दिमाग खराब है तुम्हारा? उसकी आवाज तेज थी। कैसे अंदर दाखिल हो रही हो? जरा भी अकल नहीं है तुम्हारे अंदर? अनुष्का ने हल्के से लब खोले। मम्मी ने कहा है कि मैं आपके ही कमरे में सो जाऊं। घर में मेहमान बहुत ज्यादा हैं, जगह नहीं है। वेदांत के चेहरे पर नागाबारी आई। जाहिल लड़की किसी के कमरे में आने से पहले नॉक करते हैं। किसी ने तमीज नहीं सिखाई। सोफे पर पड़ी शर्ट उठाते हुए वह जल्दी से पहनने लगा था, जबकि वह खामोशी से सिर झुकाए खड़ी रही। उसके गाल हल्के से लाल हो गए थे, शायद शर्मिंदगी से या शायद खौफ से। वो बेजारी से बोला, और हाँ, नीचे सोना बेड पर मैं सोता हूँ जी। उसने आहिस्ता आहिस्ता से जवाब दिया। वो कमरे के कोने से अतिरिक्त गद्दे और चादर निकालकर फर्श पर बिछाने लगी। हर हरकत में झिझक शामिल थी, जैसे उसे मालूम ना हो कि कहाँ नजर उठानी है और कहाँ नहीं। वेदांत दोबारा लैपटॉप में बिजी हो गया, मगर उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर अब मामूल की रवानी से नहीं चल रही थी। कुछ देर के बाद उसने लैपटॉप बंद कर दिया, लाइट ऑफ की और बेड पर लेट गया। कमरा अंधेरे में डूब गया था। सिर्फ खिड़की से आती हल्की सी रोशनी बाकी थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा। बाहर अचानक तेज हवा चली, फिर बूंदों की आवाज, और देखते ही देखते भीषण तूफानी बारिश शुरू हो गई थी। बिजली की चमक ने एक लम्हे ही कमरा रोशन कर दिया। इसके फौरन बाद जोरदार कड़क सुनाई दी। अनुष्का एकदम से हड़बड़ा कर उठ बैठी। उसकी सांसें तेज हो गई थी। अगली गड़गड़ाहट पर वह बेख्तियार खड़ी हो गई। एक और चमक और वह डर के मारे सीधा बेड की ओर भागी थी। वेदांत गहरी नींद में था कि अचानक उसे अपने बाजू के साथ किसी का नरम वजूद महसूस हुआ। एक झटके से आंख खुली तो अनुष्का उसके साथ सिमटी हुई थी। उसके हाथ उसकी शर्ट को हल्के से सहारा ढूंढता है। वह पहली बार उसे इतने करीब से देख रहा था। बिजली की चमक ने उसके खूबसूरत चेहरे को लम्हा भर के लिए रोशन किया। आंखें बंद, लंबी पलकों पर डर की नमी और मखमली होंठ हल्के से कपक पा रहे थे। यह क्या हरकत है?
उसने अपनी धीमी होती धड़कनों को छुपाते हुए आधे गुस्से और आधी हैरानी से कहा। अनुष्का ने अपनी भीगी आंखें खोली और उसकी आंखों में देखते हुए विनती की, प्लीज मुझे बहुत डर लग रहा है, बाहर बहुत तेज गड़गड़ाहट है, मुझे बस यहीं अपने पास रहने दें। और पास रहने दें। उसकी रेशमी आवाज कांप रही थी। वह वाकई बेहद खौफजदा थी। बाहर जैसे ही दोबारा जोर से बिजली कड़की, अनुष्का ने डर के मारे आंखें मीच ली। वेदांत ने गहरी और तपती और हुई सांस ली। उसका हाथ खुद ब खुद धीरे से अनुष्का की कमर के गिर्द कस गया। तुम्हें मालूम है मैं कौन हूं तुम्हारा? वेदांत की आवाज अब बेहद मध्यम और मखमली हो चुकी थी। और यह कि मेरा और तुम्हारा रिश्ता जायज है। वेदांत की इस नजदीकी और भारी आवाज से अनुष्का के गालों पर की सुर्खी दौड़ गई। उसने धड़कते दिल के साथ फौरन जरा सा फासला बनाने की कोशिश की, मगर बेड की जगह सीमित थी और वेदांत की बाहों का घेरा उससे भी ज्यादा सख्त था। प्लीज, अभी मैं इस कदर नजदीकी के लिए तैयार नहीं हूं। उसकी आंखों में सिर्फ कड़कती बिजली का डर नहीं था, बल्कि वेदांत के इस बदले हुए रोमांटिक अंदाज की घबराहट भी थी। वेदांत मदहोश नजरों से उसके चेहरे के उतार चढ़ाव देखता रहा। वो जज्बातों से भरपूर एक जवान मर्द था। आज तक कभी किसी लड़की के करीब नहीं गया था। पहली बार किसी लड़की का नरम वजूद खुद के इतना करीब महसूस किया तो अंदर के जज्बात खुद ब खुद मचलने लगे थे। शरीर का अंग अंग बेकाबू होने लगा था। दिल की धड़कन बुरी तरह से शोर मचाने लगी थी। यह एहसास वेदांत के लिए नए भी थे और खूबसूरत भी। उसका दिल अनुष्का की कुर्बत पाने के लिए बुरी तरह से मचलने लगा। उसके दिल की शक्ति धीरे धीरे पिघलने लगी थी और आंखों में गहरा आकर्षण उतर आया था। होठ बुरी तरह से दहक उठे थे। अनुष्का के नरम होठों को छूने के लिए, उसके नरम मखमली वजूद को महसूस करने के लिए निचले होठ का कोना कुचलते हुए उसने अनुष्का को खुद के और भी करीब खींचा था। पत्नी हो तुम मेरी, हमारा रिश्ता जायज है और आज की रात तुम मेरे इस कदर करीब हो कि अब खुद पर काबू नहीं है। मैं आज की रात अपना हक लेने के लिए तैयार हूं। उसने बेहद हौले से फुसफुसा कर कहा। जसूस की गर्म सांसें अनुष्का के चेहरे को छू रही हो। कमरे में चंद लम्हों के लिए सिर्फ बाहर होती मूसला बारिश और उन दोनों की तेज चलती सांसों की आवाज बाकी रह गई थी। अनुष्का ने अपनी धड़कनों को संभालते हुए हिम्मत से उसकी आंखों में देखा। हक मोहब्बत और वफा से जीता जाता है, जबरदस्ती से नहीं। उसकी आवाज कमजोर थी। आवाज कमजोर थी, मगर शब्द सीधे वेदांत के दिल पर वार कर गया। वो जूनों के दरमियान हवा में घुलकर रह गया। वेदांत की उंगलियां जो उसकी कमर पर कसी थी धीरे धीरे ढीली पड़ गई। उसने अपनी बेकाबू होती नजरों को हटाया और छत की ओर देखने लगा ताकि खुद को संभाल सके। एक और बिजली कड़की। इस बार अनुष्का ने आंखें तो बंद कर ली, मगर वे सहम कर पीछे हटने लगी और एकदम बैठ के किनारे से जा लगी। कुछ देर के बाद वेदांत ने आहिस्ता से चादर का एक कोना उसकी तरफ से खींच दिया। इधर आ जाओ, गिर जाओगी। लहजा पहले जैसा सख्त नहीं था, थोड़ा नरम था। वो खामोशी से चंद इंच करीब सड़क आई। वो जैसे ही सहम कर थोड़ा करीब आई थी, वेदांत का संयम पूरी तरह से जवाब दे गया। उसने बिना एक पल गवाए अनुष्का की पतली कमर में अपनी मजबूत बाहें डाली और उससे पूरी तरह अपने भारी वजूद के नीचे खींच लिया। अनुष्का के होश उड़ गए जब वेदांत की दहकती हुई गर्म सांसें सीधी उसकी गर्दन और कानों को छूने लगी और अगले ही पल वे अपने दहकते होठों को अनुष्का के कांपते होठों के करीब ले गया। वह मदहोशी में धीरे धीरे उसकी हर सांस में अपनी सांसें घोलने लगा था। यह सब इतनी बेबाकी और आहिस्ता से किया जा रहा था कि अनुष्का चाहकर भी कोई विरोध नहीं कर पाई थी। वेदांत की उंगलियां अनुष्का के चेहरे और उसके बालों में बड़ी दीवानगी से उलझ रही थीं और वो धीरे धीरे दोनों के दरमियान के हर पर्दे को पूरी तरह से गिराने लगा था। बड़ी नरमी से उसने अनुष्का की ढीली ढाली सी नाइट शर्ट में अपना हाथ डाला था,
मखमली एहसास को महसूस करते ही वेदांत के जज्बात भड़क उठे थे। उसने सिर्फ नाइट शर्ट पहन रखी थी। शर्ट के नीचे कुछ भी नहीं था। एकदम से हाथ के नीचे मखमली धड़कने आते ही वेदांत बुरी तरह बेकाबू होते। उसकी मखमली धड़कन को उंगली के पोट से धीरे से मसल गया था। एक सिसकी थी जो अनुष्का के लबों से निकली थी। प्लीज अब यह सब मत करें, हमारी विदाई नहीं हुई है। अनुष्का ने कमजोर सा विरोध किया था। तुम्हें लगता है कि यहाँ तक आकर अब मैं पीछे हट सकता हूँ? और यह सब कुछ तो तुम्हें मेरे कमरे में आने से पहले सोचना चाहिए था। जब शेर की गुफा में आ गई हो तो शिकार होने से बच नहीं पाओगी मेरी जान। अब उसे शर्ट से भी आजाद कर चुका था और खुद की शर्ट भी सोफे पर उछाल चुका था और बड़ी बेबाकी से उसके वजूद को हर जगह से अपने होठों से छूने लगा। और जब अनुष्का के नाजुक हिस्से को बेकाबू होता सा करने लगा तो वे बुरी तरह से मचल उठी थी। अनुष्का लाज और हया की चरम सीमा पर थी। उसके पूरे वजूद में जैसे अंगारे से भर उठे थे। चेहरा शर्म से गहरे सुर्ख रंग में डूब चुका था। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और खामोशी से अपनी पति की हर एक बेबाक शरारत, छुआ और बेकाबू शिद्दतों खुद पर हावी होने दे रही थी। बाहर कड़कती बिजली के साथ मूसलाधार बारिश रात भर बरसती रही और अंदर बंद कमरे में वेदांत पूरी रात अपनी नई नवेली दुल्हन के अंग अंग पर अपने बेपना प्यार और मर्दाना शिद्दत की बारिश करता रहा। अगली सुबह का सूरज पूरी आबोताब से रोशन हुआ था। सुबह की धूप पर्दों की झिर्रियों से छनकर डाइनिंग रूम में फैल रही थी। मेज पर गर्म चाय की महक घुली हुई थी। अनुष्का कुर्सी के किनारे पर सिमटी बैठी थी। रात की उन मद्दोश और बेबाक यादों के असर से उसकी रंगत अब भी गुलाबी हो रही थी। उसने दोनों हाथ गोद में रखे हुए थे और नजरें चुपचाप प्लेट पर झुकी हुई थी। देवकी जी और सुमित्रा जी आमने सामने बैठी थी। सुमित्रा ने कप रखते हुए अपनी दोस्त की ओर देखा। देवकी, मैं नाश्ता करके इसे लेकर निकल जाऊंगी, फिर आप आगे का बता दीजिएगा, हो सके तो विदाई की तारीख जल्दी ही रख लेना। देखिए यह भी बड़ी हो रही है और मैं चाहती हूँ कि जितना जल्दी हो सके अपने फर्ज से मुक्त हो जाऊं। अनुष्का के हाथ कप के गिर्द और भी मजबूत हो गए। उसने लब भी लिए मगर कुछ कहा नहीं। देवकी जी ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, देखते हैं। सुमित्रा कुछ और ही कहने वाली थी कि कमरे का दरवाजा खुला और वेदांत अंदर आया। सफेद शर्ट में बाल सलीके से बने हुए थे। चेहरा गंभीर था। उसकी नजर सीधे मेज पर बैठी तीनों महिलाओं पर पड़ी। वह चंद कदम आगे बढ़ा और सुमित्रा और देवकी जी के सामने आकर खड़ा हो गया। विदाई की तारीख तय करने की जरूरत नहीं है। कमरे में एकदम से खामोशी छा गई। तीनों की नजरें उस पर जम गई। वो आकर अनुष्का की कुर्सी के पीछे खड़ा हो गया। उसकी आवाज साफ और ठहरी हुई थी। विदाई हो चुकी है। रात को ही आप दोनों ने इसे मेरे कमरे में भेजा था और हमारे बीच पति पत्नी का संबंध बन चुका है। अनुष्का के हाथ कांप गए। कप की प्लेट से हल्की सी आवाज आई। उसने फौरन सिर झुका लिया। चेहरा शर्म से पूरी तरह लाल हो चुका था और नजरें जमीन पर गड़ी हुई थी। वेदांत के मुंह से इतनी बेबाक और बेपर्दा बात सुनते ही अनुष्का के हाथ बुरी तरह से कांप उठे थे। उसके हाथ से कप और प्लेट आपस में बुरी तरह टकराए, जिससे तीखी सी आवाज माहौल में गूंज उठी। अनुष्का ने लोकलाज और शर्म के मारे फौरन अपना सिर पूरी तरह झुका लिया। चेहरा पूरा लाल और कान गर्दन शर्म की लाली से टमाटर की तरह सुर्ख हो चुके थे। उसकी नजरें जमीन में धंस जाने को बेताब थी और वह मन ही मन वेदांत को हजार बुरे बुरे नामों से नवाज रही थी। कैसा बेशर्म बेहा मर्द है ये, कोई अपनी माँ और सास के सामने की ऐसी गुप्त बातें इस तरह जुबान पर लाता है क्या? जरा भी लोकलाज नहीं है इस इंसान में। उधर वेदांत के इस खुले और बेबाकी से भरे कबूलनामे को सुनकर दोनों उम्रदराज औरतें देवकी जी और सुमित्रा जी के चेहरों पर भी मर्यादा की एक हल्की सी शर्मीली लाली दौड़ गई थी। उन्होंने असहज होकर तुरंत ही अपनी नजरें झुका ली। लेकिन इस
झिझक के ठीक पीछे उनके दिलों में एक असीम सुकून और चैन भी उतर आया था। सुमित्रा जी की आंखों में तो मानो खुशी की चमक दौड़ गई थी। उन्होंने मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया। देवकी जी के चेहरे पर भी इत्मीनान उभरा, जैसे कोई बड़ी चिंता टल गई हो। वेदांत ने बात जारी रखी। इसलिए आप फिक्र ना करें, मैं इसका ख्याल रखूंगा। उसने एक लम्हे को अनुष्का की ओर देखा, फिर सुमित्रा आंटी से बोला, और हाँ, अब सीधे रिसेप्शन की तारीख रखी जाएगी। मैं जल्दी ही रिसेप्शन रखूंगा। यह समाज के लिए जरूरी भी है और परंपरा भी। मेहमानों को जो बुलाना है। सुमित्रा जी ने फौरन सिर हिलाया। जी बेटा, जैसा आप बोलेंगे वैसा ही होगा देवकी। फिर मैं निकलती हूँ। आप अपनी वही बहू को अपने ही पास रख लें। आगे जो भी हो मुझे बताना। अनुष्का ने चौंक कर सिर उठाया। मम्मा, अभी मैं इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरी बात तो सुनिए। खामोश हो जाओ। वेदांत की आवाज सख्त थी मगर ऊंची नहीं। तुम मेरे पास ही रहोगी। सुमित्रा आंटी, आप इसकी तरफ से फिक्र ना करें। अनुष्का के लब हल्के से खुले मगर शब्द बाहर ना सके। उसने अपनी माँ की ओर देखा। आंखों में साफ विनती थी। सुमित्रा ने एक लम्हे को बेटी की ओर देखा, फिर नजरें हटा ली। बेटा, पति का घर ही असली घर होता है। अब तुम वहीं रहोगी जहां तुम्हारा पति कहेगा। उन्होंने साड़ी का पल्लू ठीक किया और आहिस्ता से कुर्सी से उठकर खड़ी हुई। देवकी जी भी उनके साथ खड़ी हुई। सुमित्रा, फिकर अब से मेरी जिम्मेदारी है। सुमित्रा ने छोटे से अंदाज में सिर हिलाया, फिर बिना पीछे देखे दरवाज में सिर हिलाया, फिर बिना आंखें दरवाज की ओर बढ़ गई। अनुष्का की आंखें दरवाज पर जमी रही जब तक कि वह नजरों से ओल्ला हो गई। डाइनिंग रूम में चंद लम्हे खामोशी भारी रही। वेदांत ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए चाय का कप उठाया, जैसे अभी कोई असामान्य बात न हुई हो। अनुष्का की सांसें तेज थी। उसने धीरे से कहा, आपने यह सब क्यों कहा? वो उसकी तरफ देखे बिना बोला, जरूरत थी, बातें खत्म करना थी। लेकिन मैंने कहा ना, अब यह विषय खत्म। उसने कप मेज पर रखा। अब रिसेप्शन की तैयारी करो। देवकी जी ने नरम लहजे में, बेटा नहीं, नबीली दुल्हन है, थोड़ा वक्त दो उसे। वेदांत ने माँ की तरफ देखा, फिर नजरें झुका ली, वक्त मिल जाएगा। मगर बात साफ होना जरूरी था। अनुष्का ने खामोशी से अपनी प्लेट एक तरफ सर सरका दी। भूख वैसे भी खत्म हो चुकी थी। उसके लिए सुबह की धूप अब चुभती हुई महसूस हो रही थी। रात का अंधेरा हर तरफ फैल चुका था। वेदांत अपने कमरे में दाखिल हुआ। कमरे का दरवाजा बंद होते ही हल्की सी चरचराहट गूंजी जी। वेदांत ने कोट एक तरफ रखा और 2 कदम आगे बढ़ा। सामने सोफे पर अनुष्का बैठी थी। दुपट्टा आंसुओं से भीगा हुआ था और कंधे हल्के हल्के कांप रहे थे। उसकी सिसकियों में सब्र टूटने की आवाज थी, जैसे किसी ने अंदर से डोर खींच दी हो। वो उसके करीब आकर रुका। क्या बात है? आवाज में सख्ती कम और उलझन ज्यादा दिखाई दे रही थी। क्यों बिलावजे आंसू बहा रही हो? अनुष्का ने सिर उठाया। आंखें लाल थीं। आंसू बिला वजह नहीं बहा रही। आवाज तकलीफ से रंध गई थी। तकलीफ से आंसू बह रहे हैं। जो इंसान किसी और को पसंद करता है मेरे, जो इंसान किसी और को पसंद करता हो, उससे शादी हो जाए तो एक औरत वहीं टूट जाती है। वेदांत ने भाई सुकोड़ी, किसने कह दिया कि मैं किसी को पसंद करता हूँ? वो एक कदम और नजदीक आया। क्या मैंने कभी किसी लड़की का नाम लिया या किस्तियार बोली आपकी मम्मा? फिर रुकी, जैसे शब्दों ने साथ छोड़ दिया हो। वो बताती रही हैं कि आप किसी को पसंद कर दिया हो, और आपने खुद भी तो कई दफा उस लड़की का जिक्र मेरे सामने किया है। वेदांत सोफे के किनारे उसके बिल्कुल पास जाकर बैठ गया। उसकी कोहनी घुटने पर टिकी हुई थी और आंखें अनुष्का के भीगे चेहरे पर जमी थी। उसने आहिस्ता से आगे बढ़कर अपनी उंगलियों से उसके बहते आंसू पोंछे और बेहद गहरी मखमली आवाज में बोला, मामा को खामोश रखने के लिए झूठ कहता था। पुरानी बातें सब भूल जाओ। अब जब मैं इस रिश्ते को एक चांस देना चाहता हूं, तो यह आंसू बहाने की क्या वजह है? बल्कि मैं तो तुम्हारी मुश्किल आसान करने लगा हूं। रात को हमारे बीच जो कुछ हो तुम्हारी माँ और अपनी माँ को भी बता चुका हूं। वेदांत के मुंह से
यह सब सुनते ही अनुष्का को अपनी सुबह वाली शर्मिंदगी की याद आ गई और वो झट से आगे बढ़ते वेदांत के सीने पर अपने कांपते हाथों से वार करते हुए सुलगती आवाज में बोली, आपने सबके सामने वह सब बेशर्मी भरी बातें क्यों कहीं? आपको जरा भी अंदाजा है मुझे कितनी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मम्मी और आंटी जी के सामने इस तरह की बेशर्म बातें करने की क्या जरूरत थी? अगर हम दोनों के बीच रात को कोई रिश्ता बन भी चुका था तो इस तरह मुंह फाड़कर पूरी दुनिया को कौन बताता है? ये पति पत्नी के बीच की बेहद निजी बातें होती हैं। वेदांत इसे हर किसी के सामने तमाशा नहीं बनाया जाता। वेदांत ने उसकी बातों से विचलित हुए बिना बिजली की तेजी से आगे बढ़कर उसके दोनों हाथ अपनी एक ही मजबूत में दबोच लिया। वो अनुष्का को एक झटके से अपनी तरफ खींचते हुए उसके इतना करीब ले आया कि दोनों की सांसें आपस में टकराने लगी। अगले ही पल वो उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा चुका था। उसने अनुष्का की सुलगती आंखों में अपनी गहरी मधोश आंखें डाली और बेहद शांत मगर रसीले लहजे में कहा, तो इसमें मैंने झूठ तो नहीं बोला था ना अनुष्का। और वैसे भी जब दो लोगों की शादी होती है तो हर किसी को यह पहले से पता होता है कि शादी के बाद पति के बीच कौन सा रिश्ता बनता है। मैंने तो बस आने वाली फालतू बातों और दुनिया के सवालों पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया है। ये कहते हुए वेदांत की उंगलियां उसकी कलाई से फिसलती हुई उसकी कमर पर कस गई, जिससे अनुष्का का पूरा बदन एक अनचाही सिरहन और बेकाबू रोमांच से कांप उठा। खैर अब यह रोना धोना छोड़ो। तुम्हारी आंखों में यह आंसू मुझे गुस्सा दिला रहे हैं। इस वक्त मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए और तुम्हारी नरम बाहों का सुकून चाहिए। कमरे में खामोशी फैल गई। पर्दे के बाहर से दूर की गाड़ियों की आवाज आ रही थी। अनुष्का ने शर्मा कर अपना कुछ नहीं करना लहजा जिद्दी नहीं था। रात की नजदीकियों की याद और थकान से भरा हुआ था। वेदांत ने उसका हाथ थाम लिया। गिरफ्त मजबूत थी। इस घर में तुम्हें इसीलिए रोका है कि तुम्हारे वजूद से सुकून हासिल कर सकूं। अनुष्का ने चौंक कर अपना हाथ खींचा। क्या मतलब? आवाज में कड़वाहट थी। आपने मोहब्बत में नहीं रोका। वो खड़ा हो गया। उसके कद का साया उस पर पड़ा। उसने फिर हाथ थामा। हर बार उंगलियां कलाई के गिर्द बंद हो गई। फिलहाल सिर्फ सुकून दो मुझे। सुकून चाहिए, बाकी बातें बाद में। अनुष्का के कदम ठिठक गए। उसने नजरें झुका ली जैसे जमीन पर कोई जवाब लिखा हो। वेदांत की बात ने उसके दिल को जैसे गहरा जख्म दिया था। मतलब वो सिर्फ उसे सुकून देने का सामान थी। वेदांत की जिंदगी में उसकी कोई अहमियत नहीं थी। मैं थकी हुई हूं, उसने धीरे से कहा। मैं भी उसकी आवाज में पहली बार खुरदरापन आया। इसीलिए मुझे सुकून दो। वो उसे एकदम बाहों में उठाता बिस्तर की ओर बढ़ा। कमरे की लाइट मध्यम थी। बेड की चादर पर साए टूटते जुड़ते थे। वो किनारे पर बैठ गई, दुपट्टा समेटे हुए। वेदांत ने चंद लम्हे उसे देखा। आंखों में आंसू की नमी, चेहरे पर बेबसी की लकीर। वह कल की तरह उसकी सांसों को एक ही झटके में अपनी गिरफ्त में ले गया था। वो थोड़ा घबराई, लेकिन फिर अपने पति की निकटता पाते ही उसके साथ खो गई थी। वक्त और तेजी से गुजरता जा रहा था। 3 महीने गुजर चुके थे। घर की दीवारों ने बहुत सी खामोशियां सुनी थी, बहुत सी अधूरी बातें बर्दाश्त की थी, लेकिन इसके बावजूद रिश्ते बने रहे थे। लेकिन आज की फिजा जरा जर्द थी। वेदांत घर आ चुका था, लेकिन अनुष्का घर पर नहीं थी। यह पहली बार था इन 3 महीनों में कि उसे अनुष्का घर पर दिखाई नहीं दी थी। उसके अंदर तक सन्नाटा उतरे ये आसौर्या। तभी तभी वह कमरे से बाहर निकला। कभी इस कमरे में तो कभी उस कमरे में, कभी किचन में, कभी ऊपर टेरेस पर और कभी बाहर गार्डन में। वो हर जगह अनुष्का को पागलों की तरह ढूंढ आया था, लेकिन उसे अनुष्का कहीं भी दिखाई नहीं दी। अपने इस हालत को वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था। अब उसे अनुष्का पर गुस्सा आने लगा था। और फिर देवकी जी ने उसे बताया वह अपनी माँ के पास गई है। रात बजे के करीब दरवाजा खुला तो हल्की सी ठंडी हवा लांच में दाखिल हुई।
वेदांत सोफे पर बैठा था, टाई ढीली, बाजू मोड़े हुए, चेहरा सख्त। दरवाजे की आवाज पर उसने सिर उठाया। अनुष्का अंदर आई, हाथ में पकड़ा पर्स, चेहरे पर थकान और हल्की सी उलझन। उसे देखते ही वह झटके से खड़ा हुआ। किसकी इजाजत से तुम गई थी? अपनी माँ के पास, आवाज गूंजी। जरा बताओ मुझे। अनुष्का उसके अंदाज पर चौंकी, फिर खुद को संभाला। मैंने मम्मी जी को बता दिया था कि मैं अपनी माँ से मिलने जा रही हूँ। उसने पर्स मेज पर रखा और उसे जवाब दिया, और वैसे भी मैं जाऊं या ना जाऊं, आपको कौन सा फर्क पड़ता है? आप तो मुझे पसंद भी नहीं करते। एक लम्हे के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। अगले ही पल वह 2 कदम उसके करीब आया। उसने दोनों बाजू थाम लिए कि गिरफ्त मजबूत थी, मगर इस बार उसमें बेकाबू गुस्से से ज्यादा बेचैनी थी। मैं डर गया था, क्योंकि इन 3 महीनों में तुम इस तरह इतने लंबे समय के लिए कहीं नहीं गई थी। कहीं तुम्हें कुछ ना हो जाए, यही सोच कर डर गया था। मोहब्बत करता हूं तुमसे, उसने दांत मींच कर कहा, और यह बात अब मैं बार बार नहीं बोल सकता। अनुष्का की आंखें फैल गई। क्या वो झुका उसकी आंखों में सीधे अपनी नजरें डालते हुए दोबारा बोला, और आइंदा अगर तुमने मेरी इजाजत के बिना इस घर से एक कदम भी बाहर निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या बोला आपने? उसकी आवाज लरज गई। सच में आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? वेदांत ने एक लम्हे को आंखें बंद की, जैसे शब्दों का बोझ महसूस कर रहा हो। फिर उसने हमें सर हिला दिया। हाँ करता हूँ, बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। समझ नहीं आ रहा कैसे अपनी मोहब्बत तुम्हारे सामने जाहिर करूं। इस बार वेदांत की आज हल्की सी कांप गई थी। 1 आवर। अनुष्का की पलकों पर नमी झिलमिलाई। वाकई आप मुझे पसंद करने लगे हैं। वो अचानक गुस्से से चीख उठा, मगर इस चीख में एक 1 आवर तड़प थी, एक बेचैनी थी, एक शिद्दत थी। हाँ हाँ, पसंद करने लगा हूं। तुम्हारी दूरी मेरी जान निकाल देती है। मैं जब घर आया था 1 आवर, तो तुम मुझे नहीं मिली थी। तुम नहीं जानती मेरा क्या हाल हो रहा था। हर कमरा खाली खाली सा लग रहा था। उसकी पकड़ थोड़ी 1 आवर ढीली पड़ गई, मगर हाथ अभी भी उसके बाजुओं पर थे। यह बात अपने दिमाग में बिठा लो। 1 आवर, आइंदा के बाद तुम कहीं नहीं जाओगी यूं बिना बताए। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। अनुष्का की आंखों से आंसू बह निकले। 1 आवर, उसने धीरे से कहा, तो आपको फर्क पड़ता है? 1 आवर, वो बेबसी से मुस्कुराया। पगली, सिर्फ फर्क नहीं पड़ता, पागल कर देती हो तुम मुझे। 1 आवर। अगले ही पल उसने उसे अपनी तरफ खींच कर गले से लगा लिया। उसकी बाहों की पकड़ मजबूत थी, मगर उसमें वो कड़वाहट या वो जबरदस्ती 1 आवर नहीं थी जो पहले कभी हुआ करती थी। इसमें खो देने का डर था और पा लेने का इकरार भी था। 1 आवर। अनुष्का उसके सीने से लगकर रो पड़ी थी। 1 आवर। उसके आंसू उसकी शर्ट को भिगो रहे थे। क्या हुआ? उसने सिर झुकाकर पूछा। रो क्यों रही हो अब्बा? वो हिचकियों के बीच बोली, यह 1 आवर शब्द सुनने के लिए मैंने भगवान से बहुत प्रार्थनाएं की थी। हर रात भगवान ने मुझे मेरी मोहब्बत से मिला दिया। वेदांत ने 1 आवर उसके बालों पर हाथ फेरा, और मुझे भी। वह जरा सा पीछे हटा, उसका चेहरा दोनों हाथों में भर लिया। शायद मैं शुरुआत में गलत था। 1 आवर, मैंने यह रिश्ता स्वीकार तो किया, मगर दिल से नहीं। लेकिन तुमने इन 3 महीनों में मुझे पूरी तरह बदल कर रख दिया। तुम्हारी 1 आवर खामोशी, तुम्हारी बर्दाश्त। मैं हार गया तुमसे। अनिष्का हल्का सा मुस्कुराई, आंसू अभी भी बह रहे थे। मोहब्बत में हार जीत 1 आवर नहीं होती। वो पहली बार उसकी बात पर दिल से मुस्कुराया। तो फिर सुलह है हमेशा के लिए। 1 आवर, उसने आहिस्ता से कहा। लॉन्च की रोशनी नम थी, वहां रात बेहद पुरसुकून। 3 महीने की गलत फहमियां अना और जित सब जैसे इसी एक 1 आवर रोमांटिक लम्हे में पिघल गई थी। जो रिश्ता कभी जबरदस्ती से शुरू हुआ था, अब वो सच्चे इकरार पर खड़ा था। जिंदगी ने एक अनमोल सबक 1 आवर सिखाया था। मोहब्बत किसी ऐलान से नहीं, बल्कि गहरे एहसास से साबित होती है। और जब दिल सच में झुक जाए तो रिश्ता बोझ नहीं, 1 आवर रहता, एक खूबसूरत पनाह बन जाता है।
तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। पसंद आई 1 आवर हो तो प्लीज एक लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट करना। ऐसी और रोमांटिक कहानियों के लिए हमारे चैनल से बने रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और एक रोमांटिक सी कहानी के साथ।